नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना रोहित। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, सत्ता का संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर सुर्खियों में है तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करने का दावा किया है और अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ढाका की सियासत नहीं बदलेगी, बल्कि दिल्ली और ढाका के रिश्तों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। कि ढाका और दिल्ली के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में बदलती सत्ता, तारिक रहमान का उभार और भारत बांग्लादेश रिश्तों की नई संभावनाएं, इन सब पर नजर रहेगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है आपका। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रशांत कुमार शील जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मोहम्मद अली शाह आप ही से कर लेते हैं। अब क्योंकि लंबे समय के बाद 35 साल का इंतजार और पुरुष प्रधानमंत्री यहाँ मिला है, ऐसी उम्मीद की जा रही कि तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे? क्योंकि भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो तल्खी देखी जा रही है बांग्लादेश में, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि रिश्ते अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी वंदना जी, देखिए पहली बात तो बांग्लादेश के अंदर हमें ये दिख रहा है कि ऑप्शंस क्या हैं। अवामी लीग पहली मर्तबा करीब 30 साल से ऊपर हो गया कि पहली मर्तबा इलेक्शन में शरीक नहीं हुई, तो अवामी लीग को यहाँ पे की बात नहीं है। अब यहाँ पे जमात इस्लामी थी जो कि एंटी हिंदुस्तान की स्टांस रखती है, प्रो पाकिस्तान है वो बहुत ना, बिल्कुल भी नहीं। जमात इस्लामी तो बिल्कुल भी नहीं मैं चाहूंगा, क्योंकि वो एंटी हमारे देश के खिलाफ है वो। अब देखिए बीएनपी जो है, खालिदा जिया की सरकार और उनका जो बेटा है, ये अभी तारिक रहमान साहब 58 इयर्स ओल्ड, ये अभी ही इज द फ्रंट रनर, ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो ही गया है तकरीबन मोटे मोटे तौर पे माने तो। अब देखिए 1965 की पैदाइश थी, 20 नवंबर, वो अलग बात रही। लेकिन देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम एक सेक्युलर देश बनाएंगे, जहां पे बांग्लादेश के अंदर मेरा दिल रो रहा था देखकर कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ, मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ जिस तरीके से जुल्म हो रहे थे, बहुत ही खराब बात है, बहुत ही ज्यादा खराब बात है। तो कम से कम मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो रुक जाए, एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और मेरे ख्याल से बीएनपी अभी वो बीएनपी नहीं होगी जो खालिदा जिया के टाइम पे थी। और अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब देखिए मुबारकबाद दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर जमात इस्लामी आई होती तो क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब उनको मुबारकबाद दे देते? नहीं, कभी नहीं। तो इसी से ही साफ दर्शाता है कि हमारे रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे होने वाले हैं और मैं एक आशावादी हूं। बांग्लादेश के अंदर देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मिलिट्री तरीके से। बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां थी, सबमरीन्स, और चीन के दबाव में, उनके प्रेशर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर 8 पनडुब्बी की बात हो रही थी, 8 सबमरीन। तो याद है मिलिट्री तरीके से दे वर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब बांग्लादेश के पास वो बातें हैं। अब देखिए तारिक रहमान अपने आप को लंदन में सेल्फ एग्जाइल में जाकर रहे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से चार्जेस लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के। इनके ऊपर ये था कि इन्होंने शेख हसीना को जान से मारने की भी इन्होंने बात चली थी, कई सारे इनके ऊपर चार्जेस थे। अब जब पिछले 1-8 साल में अब ये चार्जेस खारिज हो रहे थे, और आप देखिए ये जो चेयरमैन हुए हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के और रिप्रेजेंट के हैं बोगरा 6 और ढाका 17, यानी कि जातीय संसद 2026 के। और देखिए इन्होंने पहले जो पोजीशन, जो एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं फरवरी 2018 से, जिनका इम्प्रिजमेंट हुआ खालिदा जिया का, इन्होंने उसके बाद इलेक्शन से पहले खालिदा जिया का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने बोला कि अभी आज सेलिब्रेशन नहीं होएगा, हम लोग बल एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे। और सबसे बड़े बेटे हैं ये जिया उर रहमान, जो कि
7वें प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के और खालिदा जिया के। और देखिए जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की खालिदा जिया थी। और जो रहमान जो है ये प्रोविडेंस में है बीएनपी की। जब इनकी माँ का जब टेन्योर हुआ ये बैक सीट पे रहे हमेशा क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस थे। और ये 2000 से लेके अवामी लीग जो की जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी 2008 में, तब उसमें भी इन्होंने बैक बिहाइंड द कर्टन बहुत अहम भूमिका निभाई थी अपनी पार्टी की। और ये सेल्फ इम्पोज, जब मैं बताया कि लंदन के अंदर बिल्कुल लंबा इन्होंने संघर्ष किया है और राजनीतिक अनुभव भी इनके पास है, लेकिन ये ताज कांटों भरा भी हो सकता है क्योंकि कई चैलेंजेस भी सामने हैं। प्रशांत कुमार जी, क्योंकि अभी इस चुनाव की वैधता पर अवामी लीग ने सवाल उठाए, दूसरा इन चुनावों को लेकर जो कट्टरपंथी जमात है वो भी सवाल उठा रही है, धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस शुरुआत में सबसे पहले फेस करने पड़ेंगे तारिक रहमान को। हाँ, अच्छा है फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। तो बांग्लादेश का ये विक्ट्री का देखता हूँ बीएनपी लेके ये तो वन इज क्लियर द परिवार तंत्र का अंदर वेरी स्ट्रांग है। आप तो दिखता है बांग्लादेश ये तो रूट लेवल पीपल ये एक्सेप्टेंस है आवामी लीग और बीएनपी टू द मेन पार्टी अंदर आता है। वोट बैंक है ये के लिए तो आपका बीएमपी के लिए और आवामी लीग के लिए आप जानता हो तो आउट स्टेट प्राइम मिनिस्टर शेख फ्रॉम नाउ इन इंडिया, बट स्टिल नाउ वोट बैंक आता हो। मेरा देखता हूँ कि फेसबुक का सोशल मीडिया देखता हूँ 5 आता हो तो जमात के लिए सरकार गठन के लिए 10 दिन में देखता हो तो भैया जमात का सरकार गठन के लिए फेसबुक में सोशल मीडिया के देखते हैं। बट द रियलिटी इज डिफरेंट प्रूफ इट बांग्लादेश में जनगण का साधारण जन का स्टिल लव द परिवार का शासन के लिए दे हैव एन टू bilateral choice, one is Awaमी लीग and one is BNP, they have proof। और सेकंड के लिए चैलेंज होता हो आवामी लीग के लिए और दस्तस्थिति के लिए फ्रॉम बीएमपी का क्या टारगेट है चैलेंज है, ये तो बहुत बढ़िया चैलेंज है। आप हो बांग्लादेश में मूवमेंट आता हो 2024 में ये तो संकटकालीन आपातकालीन सरकार आता हो चैलेंज आता हो बांग्लादेश में लिबरल जब फर्स्ट चैलेंज आता हो तो नेबरहुड का संपर्क क्या हो ये तो आप तो जानता हो। तो ठीक है सोहेल काज़मी जी, इतनी बड़ी जीत बीएनपी का होना क्या संकेत देता है? तारिक रहमान को लेकर क्या स्वीकृति आप देख रहे हैं खासतौर से जेनजी के बीच में, क्योंकि एक बड़ी भूमिका उनकी इस चुनाव में रही है? वंदना जी पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी। दूसरा ये है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। देखिए किसी भी मुल्क को छोटा हो या बड़ा हो जब तक वो स्टेबिलिटी ना हो गवर्नेंस के एतबार से तब तक उसकी जो आगे का फ्यूचर प्लान है वो उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी आना और बीएनपी का जिस तरह से जैसे रहमान साहब आए बांग्लादेश में और उसके उनका जो स्वागत हुआ तभी से हम इंडिकेट कर रहे थे कि लोगों की सिंपैथी जो है खालिदा जिया के बेटे के साथ है और एक कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है बांग्लादेश के लिए। देखिए टू नेशन, अब आप उनका मैनिफेस्टो आप जो पढ़ रही थी स्टार्ट में अपने इंट्रो में वो यही दिखाता है कि मॉडरेट और सेकुलर बांग्लादेश बनेगा। सेकुलर इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए, दूसरा ये है कि मॉडरेट रिलेशंस अपने साजगार माहौल में किन किन मुल्कों के साथ उनके साजगार माहौल रहेंगे। ये तीसरा था कि पिंडी ना दिल्ली। ये पिंडी वाली बात तो छोड़ दीजिए, पिंडी का तो अपना बुरा हाल है तो उससे तो बात बनने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की, जैसे मेरे भाई ने कहा मेजर साहब ने, कि वो इंटरफेरेंस करते हैं क्योंकि वो हर जगह करते हैं और वो पैसे की फिराक में छोटे छोटे मुल्कों के साथ भी कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन ग्रेटर टर्म्स अगर आप देखें तो भारत के साथ हमेशा बांग्लादेश के रिश्ते जो है बड़े साजगार रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का आदान प्रदान है, टूरिज्म का आदान प्रदान है, चाहे व्यापार का आदान प्रदान है, और जो माली इमदाद भारत उनको देता रहा है वही एक अच्छा मुल्क, एक अच्छा पड़ोसी दूसरे पड़ोसी मुल्क को देख के खुश होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें भी चेंज आएगी और उनका जो माइंडसेट है गवर्नेंस का उसमें भी बदलाव आएगा और हमें आशावादी रहना चाहिए क्योंकि हमारे से अलग हुआ एक मुल्क है। हम उनको हमेशा अपना भाई समझते हैं तो हमारे पड़ोसी खुश रहें, ये भारत का हमेशा एंडीवर रहा है और इसी के रिटेलिएशन में भारत को हमेशा जीत मिलती है कि एक मॉडरेट मुल्क है, बड़ा विशाल मुल्क है और दिल खुला है और मोदी साहब जो हैं उसका प्रदर्शन हमेशा करते रहे हैं और उसी की रिटेलिएशन में हमें जो इज्जत मिलती है पूरी दुनिया में वो दर्शाती है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान
आगे की रणनीति जो है, जब ये स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाती है तो वो साजगार माहौल पे आगे चलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है इसकी। बिल्कुल, और तारिक रहमान तो खुद भी मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं और अब प्रधानमंत्री ने भी उन्हें क्योंकि बधाई दे दी है। तो करोड़ी सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका बनना लगभग तय है? देखिए वंदना, अभी जो परिणाम आ रहे हैं लगभग स्पष्ट हो चुकी है स्थिति जी। और इसको हम दो आधार पे समझ सकते हैं। एक तो बांग्लादेश के स्वयं के लिए इसका क्या मायने है और फिर भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए ये क्या मायने रखता है परिणाम। बांग्लादेश का आंतरिक जहां तक मामला है, जमाते इस्लामी जैसा दल जिस पे बांग्लादेशियों के पाकिस्तानी दमन के साथ पाकिस्तान के रहने का जो दाग था वो कुछ सीमा तक धोने में वो सफल रहा है, क्योंकि जमाते इस्लामी जैसी को इतना बहुमत मिलना, इतना वोट मिलना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान जैसे देश में भी धर्म आधारित पार्टी जो जमाते इस्लामी है उसको इतना वोट नहीं मिला जितना इसको मिल रहा है, तो इसके लिए ये संतोष की बात है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, अब मैं फ्री हो गया हूं, मैंने शांतिपूर्ण चुनाव करवा दिए, बाई एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहे हैं जी। तीसरा ये है कि बांग्लादेश के लिए जो जनवरी 2024 में हुआ था उससे ज्यादा अच्छा पोलिंग रहा, पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा, क्योंकि उस समय जमाते इस्लामी, बीएनपी इन सब ने बायकॉट किया था, तो उस चुनाव से कहीं ज्यादा ये वैध होगा, ज्यादा लेजिटिमेट चुनाव होगा बांग्लादेश के लिए। बीएनपी के लिए यह है कि उनको अब अवसर मिला है कि जो बांग्लादेश की जो हालात था उसको सुधारने के लिए, और सुधारने के लिए जो जुलाई चार्टर है जिस पे रेफरेंडम भी हो गया है, तो उसके आधार पे आधारभूत संस्थागत परिवर्तन और अर्थव्यवस्था को संभालना और सामाजिक सौहार्द बनाना, ये तीन फ्रंट पे उनको बहुत ज्यादा काम करना है। सामाजिक सौहार्द के लिए जो माइनॉरिटीज का हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन काउंसिल है उनको ऑलरेडी तारिक रहमान अश्योरेंस दे चुके हैं कि मैं कोई भी उन पे अत्याचार हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और भविष्य में अत्याचार नहीं होने दूंगा माइनॉरिटी पे। तो इससे ऐसा लगता है कि एक सेकुलर गवर्नमेंट की तरफ वो जाएंगे। संस्थागत सुधार में वो जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को ज्यादा फ्रीडम देंगे, प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो 2 बार के लिए फिक्स हो जाएगा, जो संसद है वो एक सदनीय नहीं होके 2 सदन होगी, ऐसे बहुत से राजनीतिक दृष्टि से संस्थागत परिवर्तन होंगे। आर्थिक दृष्टि से संभालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। अब भारत और बांग्लादेश के जहां तक संबंधों का सवाल है, मुझे लगता है कि संबंधों में कुछ अच्छा सुधार होगा। हो सकता है तारिक रहमान सबसे पहले विजिट भी भारत का ही करें, न्यू दिल्ली वो आ भी जाएं, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं, क्योंकि देखिए भारत के जितने पड़ोसी देश हैं और जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, एक सामान्य प्रवृत्ति ये होती है कि वहाँ का जो नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है सबसे पहले भारत की यात्रा करता है, भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि जितने छोटे पड़ोसी हैं उनके साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई इतनी ज्यादा है कि वो भारत से दूर हटके शासन व्यवस्था नहीं चलाना चाहता। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ मुद्दे हैं और जो कुछ मुद्दे बढ़ गए थे और अभी भी हसीना को लेके एक विवादास्पद स्थिति है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि कूटनीतिक तरीके से समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है वंदना, वो ये हो रही है कि देखिए स्टूडेंट्स में जो नवयुवक हैं उनमें ऊर्जा बहुत है, वो सत्ता परिवर्तन का काम तो कर सकते हैं लेकिन शासन व्यवस्था चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं है। ये जिस तरह के सिटीजन्स पार्टी को सपोर्ट मिला वो स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि हसीना को हटाने में नवयुवकों को आगे करके बीएनपी, जमाते इस्लामी ये सब पीछे थे, उनको फ्रंट पे कर रखा था। तो जो नवयुवक हैं उनका आप सत्ता परिवर्तन के लिए तो प्रयोग कर उनको साथ ले सकते हैं,
लेकिन वो सत्ता को चलाने में, सत्ता को मेंटेन करने में राजनीतिक अनुभव चाहिए। मुझे लगता है कि वो राजनीतिक अनुभव तारिक रहमान के साथ है, उनके राजनीतिक दल के साथ है, तो बांग्लादेश में स्थायित्व भी आएगा, प्रगति की तरफ भी बढ़ेगा और भारत के साथ रिश्ते भी मुझे लगता है कि सामान्य होंगे और सुधार भी होगा। ऐसा वंदना में उम्मीद करके चलता हूं। ठीक है मोहम्मद अली शाह, ठीक है मोहम्मद अली शाह, क्या आपको लग रहा है, आप कैसे आंकते हैं कि जो बीएनपी को इतनी बढ़त मिली है और जमात इस्लामी इतना पीछे छूट गया है, क्या महिलाओं की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही? क्योंकि महिलाओं को डर था जमात इस्लामी अगर आ जाता तो उन पर बहुत पाबंदियां लग जाती, जबकि यहाँ अपने मैनिफेस्टो में तारिक रहमान ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही, उन्हें ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा की बात कही। बिल्कुल वंदना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, इससे साफ दर्शाता है कि लोगों के दिलों में भी डर था कि अगर जमात इस्लामी आ जाती है तो कहीं जैसे ईरान में हो रहा है, कहीं वैसा कट्टरपंथी इस तरीके से ना हो जाए बेसिकली। तो जी हाँ, महिलाओं की अहम भूमिका थी और इसमें आपने देखा कि इतने बड़े तादाद पे लोग वोट देने आए। जो लोग वोट देते नहीं थे वो लोग उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें वोट देना चाहिए, आइए। अब आप देखिए, इसके बावजूद भी आप देखिए, अगर रहमान साहब की बात करें तो 84 केसेस इनके ऊपर फाइल थे 2007 से, और 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने के बाद, अवामी लीग के जाने के बाद इनको एक्विट किया गया, इनको बाइज्जत बरी किया गया उन केसेस से, और 2025 में ये लौट कर आए। और जब ये लौट कर आए, अब आप देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कहते हैं कि भाई कुछ कोई शक की बात ही नहीं थी। अब जो कि जातीय संसद है, उनसे फर्स्ट टर्म में वो ये इलेक्ट हुए, और ये इसी जमात इस्लामी को लोग नहीं चाह रहे थे। इसमें महिलाओं का भी अहम भूमिका थी, और जो आम बांग्लादेशी है वो मेरे ख्याल से वो नहीं चाहता कि हिंसा हो, और जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई थी बांग्लादेश के अंदर, और ये मोहम्मद यूनुस की सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, और जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ वहां पर, हिंदू भाई बहनों के खिलाफ वहां पे हिंसा हो रही थी, कतई मंजूर नहीं था लोगों को। तो इससे ये दर्शाता है कि जी हाँ, हालांकि इन्होंने बोला कि सेक्युलर फॉर्म की गवर्नमेंट आएगी और ये वक्त बताएगा, बिल्कुल, और मेरे को उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ कि बिल्कुल चीजें सुधरेंगी बांग्लादेश के अंदर। अगर जमात इस्लामी आ जाती तो भैया भगवान बचाए, मतलब बांग्लादेश का क्या हाल होता हम समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है बांग्लादेश के अंदर। तो जी हाँ, जिस तरीके से, हालांकि इनके ऊपर बहुत, रहमान साहब के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी पहले, और इस तरीके से इनको लंदन जाना पड़ा, लेकिन मैं एक अच्छा भविष्य बांग्लादेश के लिए अब देख रहा हूँ। जी बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, दो मुख्य बातें हैं जो तल्खी की वजह हैं बांग्लादेश और भारत के बीच। एक तो शेख हसीना को लेकर असंतोष भी जता चुके हैं तारिक रहमान, और दूसरा जो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे वो अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर, खासतौर से हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया गया। अंतरिम सरकार के दौरान 2900 से ज़्यादा हत्याएं हुई। यहाँ पर तारिक रहमान कहते हैं कि हिंदुओं के लिए, जो बाकी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वो सुरक्षा के लिए कानून लेकर आएंगे, मंदिरों की सुरक्षा की उन्होंने बात कही है। तो आपको लगता है कि इन दोनों ही मुद्दों को लेकर जो रिश्तों में कड़वाहट आई है वो दूर होगी? बिल्कुल, देखिए वंदना जी, जो चैलेंजेस होते हैं और जो जिनकी बात मेजर साहब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कि जो चैलेंजेस होते हैं और जो पीछे गलतियां हुई होती हैं किसी भी रिजीम से या किसी भी लीडर से, उनको नजर में रखते हुए जब भी पीपल सेंट्रिक अप्रोच से कोई सरकार आती है और इतना बहुमत, और उनकी अपनी मदर की भी जो लेगेसी थी और जिस तरह से उन्होंने गवर्न किया, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया में बदल गई है, आज पूरा दुनिया जो है वो सोती नहीं है रात को, कोई छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, कि रात को कौन किस पे अटैक कर देगा, कोई किसी का वजूद सुबह रहेगा कि नहीं रहेगा। ट्रंप ने सबको बुखला के रखा हुआ है। उन सब के बीच का रास्ता ये है कि एक मॉडरेट और सेकुलर क्रेडेंशियल से मुल्क चले, और जो सिंपथाइजर है उनके साथ सिंपथेटिकल वे में गवर्नेंस के एतबार से साजगार माहौल रहे। और मुझे लगता है ये सब चैलेंजेस होते हैं, हर सरकार के लिए होते हैं, हर नए प्रधानमंत्री के लिए होते हैं, लेकिन जिस तरह का बहुमत और जिस तरह का ओवरवेलमिंग जो वेलकम इनका हुआ बांग्लादेश में, तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच ये है कि बांग्लादेश स्टेबल रहना चाहिए, बांग्लादेश आगे बढ़ना चाहिए, बांग्लादेश में एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स की सरकार आनी चाहिए जो माइनॉरिटीज के साथ, बिल्कुल, देखिए कोई, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी मुल्क जो है तभी आगे बढ़ता है जब उसकी माइनॉरिटीज जो है अपनी मेजॉरिटीज का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती हैं। और ये जो रसाकशी है, मजहबी रसाकशी, उनसे मुल्क तबाह होते हैं।
क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई समाज भी है, जब अपने कल्चर से या अपनी जबान से या अपने रिलीजियस जो सेंटिमेंट से उनके साथ खिलवाड़ कहीं भी होता है तो मुल्क जो है पीछे हटता है, पीछे जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है, हम भी कायम है, लेकिन यह है कि चैलेंजेस लेके जो प्रधानमंत्री इस कमान को संभालेगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन मुझे लगता है वो बड़ी मेच्योरिटी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और वही एक तरीकाकार होता है एक अच्छी बढ़ती इकोनॉमी के लिए, एक अच्छे बढ़ते मुल्क के लिए। अगर हम बांग्लादेश को और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान तो 47 में बना, जीडीपी आज भी नहीं है वहां, जीडीपी का नाम लो निशान ही नहीं है। डॉलर का रेट क्या है? टू नेशन थ्योरी पे एक जिन्ना साहब ने मुल्क तो बना दिया। तो आज परसों ही देखिए आप मस्जिद के अंदर जो ब्लास्ट हुए और वो रेडिकलाइज ग्रुप हावी रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर और आज तक वो मनमानी करते रहे और जमहूरियत कहीं नजर नहीं आती। उस हिसाब से अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश ने बहुत अचीव किया अपने पूरे कार्यकाल में, जब से उनका वजूद बना है। उनकी जीडीपी देखिए, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स देखिए, बाकी चीजें देखिए। लेकिन तो सोहेल कासमी जी, दिलचस्प बात यह है कि अंतरिम सरकार के दौरान जो गलभैया देखी जा रही है बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच, ये तो एक नए रिश्तों को, नई नई दोस्ती को भी यहाँ पर उसका जिक्र होता है। लेकिन अब तारिक रहमान किस तरीके से इन परिस्थितियों को बदलेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीएनपी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 151 है। जमात गठबंधन 70 सीटों पर सिमट गया। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक की जीत हुई है, यानी 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों में उनकी जीत हुई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आम चुनाव बांग्लादेश में हुए हैं और बीएनपी ने बढ़त बनाई है, जिसमें तारिक रहमान को लेकर कहा जा रहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। प्रशांत कुमार जी, कौन कौन से बड़े फैक्टर आपको नजर आते हैं बीएनपी की इस जीत के लिए और जमात इस्लामी के पीछे होने के लिए? 70 सीटों पर पूरा गठबंधन, जबकि 11 अन्य पार्टियों को साथ में लेकर चल रहा था जमात इस्लामी। ये तो निर्वाचन वेरी इंटरेस्टिंग होता हो बांग्लादेश में, इसलिए आप तो जनता हो तो फैक्टर बोलता हो तो जैन जी का प्रभाव बोलता हो, स्टूडेंट का प्रभाव अंदर बोलता है, बट स्टूडेंट फैक्टर अंदर नॉट एप्लीकेबल हियर। आप देखता हो तो महिला का वेरी स्ट्रांगली टारगेटेड द वोट बैंक इशू का। तो ये आप तो देखता हो फ्रॉम जमात के एजेंडा का, जमात के एजेंडा का they declare no seat for the महिला के लिए, they declare महिला का नेतृत्व ये तो एक्सेप्ट नहीं है, हराम है, ओपनली डिक्लेयर है, मैनिफेस्टो के डिक्लेयर है। तो ये बांग्लादेश के साधारण महिला का जनगण का एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बोलता है तो ये तो दल का पुरुषतांत्रिक दल है, ये के दल का तो डोमिनेशन का दल है। तो बांग्लादेश का महिला का मैंडेट देता है देयर फैक्टर फ्रॉम बीएनपी के लिए। बीएनपी इज द मॉडरेट टर्म इन टर्म्स ऑफ द जमात का लिए। तो अनदर फैक्टर आता है, ये तो वोट बैंक, बांग्लादेश का वोट बैंक माइनॉरिटी आता है, हिंदू माइनॉरिटी आता है, आप तो बीएनपी के वोट देता है। तो लॉट्स ऑफ फैक्टर आता है, ये तो वोट इक्वेशन एंड कैलकुलेशन देखता है। तो बांग्लादेश में कि तारिक रहमान का लिए पाल्स आता है। आप तो जानता हो जब तारिक रहमान क्या हो, तारिक रहमान इज द son of the Begum Jia and the son of the State President Jia Rahman. So the factor आता हो परिवार का strong mandate आता हो, the people, I already mentioned the hierarchy, the system of the Bangladesh in the आता हो, तो ये बढ़िया बड़ा फैक्टर आता हो। ये फैक्टर कहाँ होता हो, जब परिवार का हिस्ट्री आप देखता हो, जब बांग्लादेश के इतिहास में स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, ये स्वाधीनता के लिए ये कंट्रीब्यूशन कहाँ, ओवरऑल द फैक्टर ये तो रिलीजियस फैक्टर है, ये तो परिवार का फैक्टर है, ये तो द प्रेजेंट सत्सन का जमात का लिए एजेंडा, ठीक है, ये तो फुलझुरी है, ये तो महिला के लिए विशेषगार है, ये फुल फैक्टर फुल गोज ऑन द फेवर ऑन द। ठीक है। अच्छा करोड़ी सिंह जी, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, जुलाई चार्टर को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुमत मिल गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तारिक रहमान ने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें वो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने की बात करते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और प्रशासनिक सुधार के लिए न्यायपालिका को मजबूत करने की बात करते हैं, चुनाव आयोग को मजबूत करने की बात करते हैं। तो क्या जो प्रस्ताव जुलाई चार्टर के तहत लाया गया, लोगों ने उसे स्वीकार किया है और उसके साथ ही तारिक रहमान भी क्या उसी दिशा में अब आगे बढ़ेंगे और
एक संवैधानिक संस्था वहाँ पर और बेहतर होगी। जो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में देखा जाता है वो अब थमेगा। देखिए वंदना, जिस तरीके से जुलाई चार्टर बना था और बनने के बाद में अक्टूबर में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस पे सिग्नेचर कर दिए थे, सहमति जता दी थी। कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने उस पे सहमति नहीं जताई थी। तो रेफरेंडम में तो ये निश्चित था कि रेफरेंडम में जुलाई चार्टर अप्रूव हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि सब राजनीतिक दल सहमत थे। जमात भी उसमें सहमत थी, बीएनपी भी थी और पार्टियां भी, जो सिटीजन्स पार्टी है वो भी सहमत थी और बहुत से दल सहमत थे। लगभग 25 दल थे वो सहमत थे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि बांग्लादेश, जो बंगाली संस्कृति है, वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक संस्कृति है, वो धार्मिक दृष्टि से फंडामेंटलिस्ट नहीं है और जो बहुत ही समझ वाली संस्कृति है। उस संस्कृति में जमात को इतना बहुमत आना ही मेरे लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि बंगला संस्कृति है वो इस तरह की नहीं है, धार्मिक उन्माद वाली संस्कृति नहीं है। तो उस रूप में, लेकिन अब जो बीएनपी को बहुमत मिला है वो आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट में बताया 3/4 के करीब है। तो जितना बड़ा बहुमत मिलता है जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन है, सुधार है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना था, यूनुस ने बहुत से कमीशन बनाए थे, उनका फिर एक कंसेंसस कमीशन बनाया था। बहुत सी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है राजनीतिक सुधारों की, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना है, तो उसमें अप्रूव कराने में दिक्कत नहीं होगी। एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी, क्योंकि अपने यहाँ जैसे राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ उस तरह का राज्यसभा का तरह का कोई नहीं था, तो उस तरह का बनाना है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन समस्या आएगी वो 2 समस्याएं आएंगी। एक तो आर्थिक सुधारों को, आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश को कैसे संभाला जाए। दूसरी जो समस्या आएगी सामाजिक सौहार्द को, क्योंकि जमाते इस्लामी को जिस तरह के एनकरेजमेंट मिला है, वो पूरे वो जो दाग थे पाकिस्तानी सेनाओं के साथ 71 में मिलकर जो दमन किया था बांग्लादेशियों का ही, जमाते इस्लामी भी दमन का एक सहभागी था, तो उस दाग को धो लिया तो वो कितनी अव्यवस्था फैलाएगी। और तीसरा जो चुनौती होगी वो भारत जैसे देश के साथ संबंध कैसे सामान्य बनाएं। मुझे लगता है कि तारिक रहमान इन सब तीनों ही मोर्चों पे कामयाब होंगे। बहुमत तो है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीएनपी के नेतृत्व में बांग्लादेश एक सही दिशा में जाएगा, आर्थिक दृष्टि से प्रगति करेगा और भारत भी सहयोग करेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि भारत की एक प्रोनाउंस्ड पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, और नेबरहुड फर्स्ट में है भारत अपने सभी छोटे पड़ोसियों के साथ एक बड़े भाई का संबंध रखना चाहता है। बड़े भाई का अर्थ बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर कहूंगा मैं। तो उस तरह का भारत रिश्ता चाहता है, तो भारत का भी दृष्टिकोण यही होगा। हाँ देखिए, भारत और बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से कुछ मुद्दे ऐसे इम्पोर्टेंट हो गए हैं जिनको मुद्दों को सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है तारिक रहमान इस दिशा में सफल रहेंगे और भारत भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनसे संबंध सुधारने में या संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे अमेरिका के एम्बेसडर ने बधाई दे दी है, दूसरे देशों के लोग भी बधाई देने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में एक स्थायित्व की स्थिति बनेगी। आर्थिक दृष्टि से जिस दिशा में बांग्लादेश जा रहा था उसमें पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ एक मैं उज्जवल भविष्य बांग्लादेश का देखता हूँ। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं और बंगाली संस्कृति जिस तरह की है वो किसी भी धार्मिक उन्माद की तरफ जाने से रोकेगी। अगर जमाते इस्लामी प्रयास भी करेगी तो बड़ा मुश्किल है, सामाजिक सौहार्द भी बनाने में सफल रहेंगे। बिल्कुल इसके साथ ही हम, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की भी बात करें तो भारत की सबसे बड़ी चिंता मोहम्मद अली शाह जो बॉर्डर सिक्योरिटी है और इसके साथ ही टेररिज्म है, क्योंकि अतीत में भी बीएनपी सरकारों पर आरोप लगते रहे कि भारत विरोधी जो उग्रवादी है उनको शरण दी गई। अब
आपको लगता है कि खालिदा जिया में और तारिक रहमान में बहुत फ़र्क है और उनकी विचारधारा में फ़र्क है, उनकी नीतियों में फ़र्क हो सकता है और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में ही, क्योंकि समझते हैं तारिक रहमान की भलाई है इसलिए वो सराहना भी करते हैं भारत की, तो आपको लगता है कि ये जो रिश्तों में कड़वाहट आई है उसको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे? वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा है। देखिए, 2020 में पैंडेमिक से पहले मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। जनवरी में मैं खुद स्वयं बांग्लादेश गया था उनके न्योते पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए वहां से, और मैंने देखा कि जो सरहद पे बॉर्डर पे बीएसएफ जो है हमारी बहुत अव्वल दर्जे का बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। कि मैं बाय रोड गया था, बाय रोड मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, तो मैंने देखा कि और बांग्लादेश की जो रेंजर्स थे उस तरफ को भी वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कैटल स्मगलिंग या कई बार घुसपैठियाँ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बॉर्डर भी पोरस टाइप भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अभी मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, वहां पर हमने बहुत से जुल्म देखे, बहुत सी हिंसा देखी, तितर बितर सरकार हो गई थी वहां पे। लोगों में, आवाम जनता में बहुत ही मेला मचा हुआ था, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर रही नहीं थी। अब थोड़ा शायद स्ट्रक्चर में आए। अब बात करते हैं इनकी माताश्री, इनकी जो वालदा थी खालिदा जिया, और इनके बीच में जो फर्क मैं देख रहा हूँ, खालिदा जिया बेसिकली क्या था, वो एक होम मेकर थी, हाउस वाइफ थी, जो बाद में पॉलिटिक्स में आई और वे प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की। जी हाँ, और देखिए बहुत ज़्यादा फर्क होता है क्योंकि वो शुरुआत से तो पॉलिटिक्स, खालिदा जिया पॉलिटिक्स में नहीं रही थी, वो एक हाउस वाइफ, बाद में क्योंकि उनकी शादी वो हो रखी थी, मिलिट्री अफसर थे उनके हस्बैंड, जो बाद में एक वो जो रेसिपिएंट है बी उत्तम की रेसिपिएंट है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश भी बने उनके हस्बैंड जिया और रहमान। अब आप देखिए फर्क तो मैं देख रहा हूं क्योंकि यंगर जनरेशन जो है इनकी वो मेच्योरिटी तो होगी कि अगर हिंदुस्तान के साथ बना के रखना है, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। हमने बांग्लादेश के लिए उनको लिबरेट कराया, जितने भी बांग्लादेश का निर्भर है हमारे ऊपर कई सारी चीजों पे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बहुत दुख हुआ था और ताजुब हुआ था कि मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुस्तान की तरफ देख नहीं रही थी, वो पाकिस्तान के बहकावे में, उनके बुरी संगति में आ गई थी, मैं ये कहूंगा। और अब देखिए मैं हालात सुधरता हुआ देख रहा हूं, और अगर रहमान साहब का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो BAF शाहीन कॉलेज ढाका के अंदर यहाँ पर थोड़ा उनकी एजुकेशन हुई। हालांकि इनके लिंक्स भी हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, बांग्लादेश के अंदर किसके लिंक्स नहीं है पाकिस्तान से, हर एक के लिंक्स होंगे पाकिस्तान से, लेकिन अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि हमारे रिश्ते जो बांग्लादेश के साथ वो सुधरेंगे। और जो देखिए, और जो लॉ डिपार्टमेंट है ढाका की, 1985 से 86 एकेडमिक ईयर में इन्होंने डिपार्टमेंट में एनरोल करके काफ़ी इसमें तब्दीली भी आई थी। और देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की, तो इनको मुझे लगता है कि थोड़ा मेच्योरिटी तो होगी और फर्क तो होगा इनकी मदर के साथ, क्योंकि देखिए जो अब आप देखिए 1965 में इनकी पैदाइश, लेकिन इनके कार्ड के अंदर 1968 की पैदाइश बताता है, जिसकी भी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब आप देखिए जो जिस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं वो मंडल्स यानी कि बागबारी गढ़वाली बोगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ये बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है वैसे बांग्लादेश की। अब आप देखिए इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इतनी समझ तो मैं मानता हूं कि सूझबूझ होंगी। जो इनकी जो जुबैदा रहमान इनकी जो स्पाउस है 1994 से लेके अब आप देखिए तो वो कुछ समझ तो देंगी कम से कम। और जितने भी इनके चाहे इनके भाई हो गए अराफत रहमान साहब या महबूब अली खान जो इनके फादर इन लॉ हैं, और इरीन खान जो इनकी कजन है, तो इन सब ये समझ तो देंगे कम से कम। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आने वाला कल अच्छा ही होगा। ठीक है। अच्छा सोहेल काज़मी जी, अवामी लीग के साथ तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और शेख हसीना अभी भी भारत में है, लेकिन बीते कुछ दिन से, यानी जब से अंतरिम सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली, उस दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का इन्फ्लुएंस देखा गया और जो नज़दीकियाँ बढ़ी, वो भारत के लिए एक मुश्किल और चिंता का सबब बनी है। आपको लगता है कि तारिक रहमान
मोहम्मद यूनुस की तरह आगे काम करेंगे या उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, या फिर उनकी अपनी जो नीतियां हैं बांग्लादेश फर्स्ट की वो बात करते हैं और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान और चीन के इन्फ्लुएंस से बचेंगे? बिल्कुल आप ठीक कहती है वंदना जी। बदलता हुआ दुनिया का सिनेरियो, बदलता हुआ हिंदुस्तान, बदलता हुआ बांग्लादेश और बदलता हुआ नेता ही आगे की रणनीति पे सफल होता है जो वक्त के साथ चलता है। खालिदा जिया जी का वक्त क्या था, तब चैलेंजेस अलग थे। आज का वक्त अलग है और एक जवान आदमी आपके सामने प्रधानमंत्री बन रहा है और चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी मुल्क ये सोचे कि वो मेजॉरिटी का मुल्क है और वो रेडिकलाइज करके उस मजहब के आधार पे मुल्क को चलाना की कोशिश करेगा तो वो चलने वाला नहीं है। आज लोग जो हैं, खासकर नौजवान तबका जो है किसी भी मुल्क में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस मुल्क की सियासत में, उस मुल्क की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में। हर ज्यादातर लोग अमन को पसंद करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को पसंद करते हैं और बांग्लादेश भी उनमें से एक है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नया डिस्पेंसेशन जो है वो उन मुल्कों के साथ अच्छे साजगार माहौल में अपने रिश्ते संवारेगा, बनाएगा और आगे चलेगा जो वक्त की डिमांड है और जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच से जो मुल्क चलना चाहिए। तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अच्छा हुक्मरान हमेशा उन सब चीजों को उनका ध्यान रखता है जो आपने इंट्रो में ही अपने बता दिया कि भैया ये चीजें होंगी बांग्लादेश के साथ, औरतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, औरतों को कैसा भागीदार बनाया जाएगा, नौजवानों के हितों की क्या बात होगी, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह के साजगार माहौल रहेंगे। और अच्छे मुल्कों के साथ जितने अच्छे साजगार माहौल रहे वही मुल्क आगे बढ़ता है। और वो करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट टू स्ट्रेट जो तरीकाकार है व्यापार के तहीं, एजुकेशन के तहीं, बाकी चीजों के तहीं, जिन साजगार माहौलों में एक दूसरे से बेहतरी से आगे बढ़े उसकी तरफ जो फोकस प्राइम मिनिस्टर करेगा वही आगे चलेगा और वही मुल्क आगे बढ़ेगा। ये आपको पूरी दुनिया ने बता दिया। बिल्कुल प्रशांत कुमार जी, क्योंकि आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं जो बांग्लादेश में भी स्थितियां हैं, सबसे पहले कौन कौन से इश्यूज हैं जिसे ओवरकम करने की जरूरत है और सबसे पहले कौन से बुनियादी कदम उठाने वाले हैं तारिक रहमान? यस, ये तो सेवरल इश्यूज है अंदर में। फर्स्ट इशू का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जानता हूँ तो बांग्लादेश में लॉ ऑर्डर सिचुएशन का आफ्टर 2024 सम वैंडलाइजेशन आता हो, सम पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्राइसिस आता हो, ये तो देखता हूँ भैया। अवामी लीग के लिए वन काइंड ऑफ वैक्यूम पॉलिटिक्स आता हो, अवामी लीग का नेता कर्मी आता हो, डिफरेंट तरीका को नेता कर्मी आता हो, ये लॉ एंड सिचुएशन का ठीक करने या फर्स्ट चॉइस है। द सेकंड चॉइस है आप तो बोलता हो द इंटरनेशनल रिलेशन का आपका क्या डायमीटर आता, ये तो जनता हो तो बांग्लादेश का इंडिया के लिए ये तो रिलेशन बहुत पुरानी दोस्तों का अंदर आता। तो ये रिलेशन के द प्रेजेंट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के लिए ये तो सम वोलेटाइल एंड हॉस्टाइल सिचुएशन अंदर आता हो, तो ये तो फर्स्ट एजेंडा आता हो ये कि भारत के लिए आपके आवर फॉरेन पॉलिसी ठीक करने के लिए ये तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव हो, ये तो फर्स्ट यूर मैंडेट आता हो। द थर्ड वन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंदर आता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप तो जनता हो तो द्रव्य मूल्य का परिस्थिति अंदर है, ये वेरी हाई रेंज एंड वेरी आउट ऑफ रीच ऑफ द साधारण जनगण के लिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर का द्रव्य मूल्य का नियंत्रण का अंदर आता हो। द थर्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग ऐसा का ह्यूमन राइट्स का नारी का अधिकार, आप तो जानता हो बांग्लादेश में महिला को वेरी इंपॉर्टेंटली दे हैव एन सब्स्टिकेटेड रूल ह्यूमन राइट्स के अंदर कहने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइनॉरिटी के लिए। आप तो माइनॉरिटी का विश्वास, माइनॉरिटी का धर्म का चर्चा एंड एवरीथिंग, आप माइनॉरिटी के लिए मेरा एजेंडा नहीं करता है तो आप तो गवर्नमेंट का तो संकट का रहता है। तो तारिक रहमान के लिए ये तो बढ़िया चैलेंज था। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप तो देखता हो तारिक रहमान गवर्नमेंट इन्फॉर्म करता है, गवर्नमेंट इन्फॉर्म करता है, ये तो वेरी सिंपल डिस्टेंस के लिए रुझान कैसे शुरू होता है। तो ये तो अच्छा, हमने चर्चा कर ली किन किन चुनौतियों का सामना इस वक्त करना पड़ेगा तारिक रहमान को शुरुआत में, लेकिन मोहम्मद अली शाह, क्या आपको लगता है कि बीएनपी का यहाँ धमाकेदार जीत होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, उसके मंसूबों पर पानी फिर गया? क्योंकि हम कल भी जब चर्चा कर रहे थे तो पाकिस्तान के जो पत्रकार थे वो
जमात इस्लामी की तरफ अपना रुख दिखा रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि जो बीएनपी है उसका झुकाव भारत की तरफ है, यानी पाकिस्तान जो मंसूबे पाल रहा था यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर, उसे एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल आपने सही बात करी है, बिल्कुल पाकिस्तान को झटका तो लगा होगा। हालांकि उन्होंने भाप ली होगी सिचुएशन, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये, ऐसा भी नहीं कि एक दो वोट से बस जीते हैं, ये भाई बहुत ही ऑब्वियस था। बल्कि तो पाकिस्तान का जो रुख था वो था जमात इस्लामी का रुख था पाकिस्तान की तरफ को। और जहां पर बीएनपी का होना, तो जी हाँ, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रो इंडिया के फैसले लेंगे, बहुत ही मतलब। हालांकि हाँ, ऑफ कोर्स नथिंग लाइक शेख हसीना की पार्टी, वो तो बिल्कुल अवामी लीग तो बहुत ही अच्छी रहती, लेकिन क्योंकि वो अभी थी नहीं इलेक्शंस के अंदर, तो बीएनपी को मैं बोल रहा हूँ कि जी हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। और पाकिस्तान का, इसको कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये एक ब्लो होगा। और पाकिस्तान जहां पर भी अपनी नाक चुपाएगा, उसको वहां पर एक झापड़ी मिलेगा वहां पर। चाहे वो बोले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बुलाया और 2 घंटे बात करी, ये करा वो करा, भाई पाकिस्तान को अल्टीमेटली जहां पे भी जाए, अल्टीमेटली क्योंकि बेइज्जती ही मिलेगी, अल्टीमेटली क्योंकि वो सूझबूझ से, डिप्लोमेटिक रिलेशन से, वो जिस तरीके से वहां पे मिलिट्री वहां पे राज करती है, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे है ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बस नाम के लिए है, अल्टीमेटली इट्स मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर भी मिलिट्री coup हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री coup बहुत हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, और देखिए अभी रमजान का महीना आने वाला है, रोजे शुरू होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रोजे रखने से पहले एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट, और एक स्टेबिलिटी आए बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सख्त जरूरत है स्टेबिलिटी की। जी बांग्लादेश बिल्कुल करोड़ सिंह जी, लेकिन ये स्थिरता कैसे आएगी? हालांकि अभी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई बीएनपी नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लंबे समय से इतिहास रहा है बांग्लादेश का, बार बार जो अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है, उसे स्थिर करने में एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी भी बीएनपी के सामने है? देखिए वंदना, आप राजनीतिक स्थायित्व की बात कर रहे हैं, वो इसलिए होता है, जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा था, बांग्ला जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक जागरूकता की और समझ की संस्कृति है, और जन सामान्य की जो समस्याएं होती हैं उनको पूरा दूर करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है बांग्लादेश जैसे देश के पास, तो एक अस्थायित्व होना तो स्वाभाविक है। लेकिन अस्थायित्व का अर्थ ये नहीं है कि वो हिंसक हो, क्योंकि अस्थायित्व से सत्ता परिवर्तन होता है, सुधार होता है, आंदोलन चलते हैं, ये सब जागरूकता के लक्षण है, ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक हैं। लेकिन अब जिस तरह की सरकार आई है और भारत और बांग्लादेश के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से जितनी नजदीकियां हैं, बांग्लादेश की किसी भी देश के साथ इस तरह की नजदीकियां नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ जो ऐतिहासिक रिश्ता है वो दमन और शोषण का रिश्ता है, तो पाकिस्तान के नजदीक किसी भी रूप में सरकार नहीं जा सकती। चीन के साथ निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि आर्थिक विकास में चीन की कुछ मदद ली जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के जो सामरिक और सुरक्षा संबंधी सरोकार हैं उनके प्रति संवेदनशील रहेगी बांग्लादेश की सरकार। तो भारत के जिस तरह की आर्थिक मदद मिलेगी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के साथ, क्योंकि भारत और बांग्लादेश में परस्पर निर्भरता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश पूरी तरह भारत पे निर्भर है। उससे क्या कि कई बार हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग और हमारे मीडिया वाले स्टेटमेंट देते हैं कि बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र कराया, अनग्रेटफुल हो गया बांग्लादेश, जब थोड़ा रिश्तों में खटास आता है तो उस तरीके से वो ऑफेंडेड फील करते हैं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रवादी सेंटिमेंट है वो हर्ट फील करता है। तो हमारे यहाँ के मीडिया चैनल को, नेताओं को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करें। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक निर्भरता है, बांग्लादेश भारत के सरोकारों को समझेगा, और मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं उनसे समाधान की तरफ बढ़ेगा। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, और जो जमाते इस्लामी जिस रूप में सत्ता में आया है,
तो दो बेगमों के शासन से अब दो रहमानों के शासन व्यवस्था की तरफ जाए। और जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें अपोजिशन और रूलिंग दोनों पार्टियां होती हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से कुछ तनाव तो रहेगा, क्योंकि जमाते इस्लामी ये भी प्रयास करेगी कि पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान को यहाँ रणनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश के मामलों में कुछ स्पेस दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारिक रहमान या उनका दल है वो पाकिस्तान को उस तरह का स्पेस देगा जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए, या चीन को इस तरह का कोई स्पेस देगा जो भारत के हितों को नुकसान हो। जहां लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है वो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो रोहिंग्या हैं उनके बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है तारिक रहमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेगा और बातचीत करेगा कि उस समस्या का किसी न किसी रूप में समाधान किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें वो भारत के साथ सहयोग करके रोहिंग्या समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। और जो म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर की समस्या है वो कहीं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से ज्यादा है। और जो एक अन्य बात कह रहे हैं कि जो पिछले अंतरिम सरकार के समय ये हुआ कि भारत विरोधी शक्तियों को जगह मिलेगी, बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम है, भारत के जो आतंकवादी एलिमेंट हैं या अतिवादी एलिमेंट हैं उनको अंतरिम सरकार मदद करेगी। मुझे लगता है कि उससे ये सरकार है रेफरेन करेगी, दूरियां बनाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी समझदार नेतृत्व होता है वो किसी भी अपने पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़ के नहीं रखता है और वो दोनों के हित में होता है, विन विन सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान है इतने एनलाइटन है, इतने समझदार हैं और उनका जो दल है लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है, तो मुझे लगता है भारत से अच्छे रिश्ते सुधार के बांग्लादेश की आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करेंगे और राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द भी बना के रखेंगे और आगे बांग्लादेश का मुझे लगता है कि अच्छा भविष्य होगा। वो ये भी समझेंगे कि भारत से हमें एक रिश्तेदारी का सा रिश्ता है। चीन या दूसरे जो अमेरिका है या जापान है उनके साथ हम दोस्ती का रिश्ता रख सकते हैं, लेकिन दूसरे से दोस्ती रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो रिश्तेदार है उनके रिश्ते या अपना जो भाई का रिश्ता है उस रिश्ते को नुकसान पहुंचाएं। मुझे लगता नहीं कि इस तरह का जी सोहेल काज़मी जी, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त इशारा कर रही है उस हिसाब से जो विदेश नीति के मामले में अगर देखा जाए तो तारिक रहमान या बीएनपी किस तरफ आपको लगता है कि अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेगी, किन देशों के साथ? मुझे लगता है अभी हम भारत और बांग्लादेश की बात करें तो मुझे लगता है भारत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत का एक बड़ा खूबसूरत फॉरेन पॉलिसी है जो एक्नॉलेज हो रही है पूरी दुनिया में। और भारत के साथ रिश्ते बनाने का मतलब है बहुत से मुल्क और जो भारत के बहुत करीबी दोस्त हैं वो भी बांग्लादेश की तरफ टिल्ट होते हैं। और मुझे उम्मीद भी ये भी है कि जो गलतियां पीछे रजीम में हुई हैं या पीछे जो अनसर्टेनिटीज बांग्लादेश में इरप्ट हुई है, वन वे और द अदर वे जो भी रीजंस रहे हैं उसमें पाकिस्तान आईएसआई की इंटरफेरेंस कितनी रही है, उससे बांग्लादेश को जो नुकसान हुआ है उन सब चीजों को, उन गलतियों को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए ये चैलेंजेस इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। उसमें सेकुलर और मॉडरेट जो कंसेप्ट है वो सिवाय इंडिया के बांग्लादेश को कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि हम हमेशा 24/7 चैलेंजेस से मुल्क आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ चैलेंजेस कम नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई इकोनॉमी के दुश्मन अपने रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क हो जाते हैं। तो किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है टेकिंग केयर ऑफ ऑल द चैलेंजेस, और आज एक्नॉलेज्ड है पूरी दुनिया में कि भारत के साथ हर मुल्क व्यापार करना चाहता है, हर मुल्क दोस्ती रखना चाहता है। तो वही एक तरीकाकार है, वो दोस्त जो दिल और दिमाग से साफ हैं और जो एक बढ़ती इकोनॉमी को बिलीव करते हैं और एक सेकुलर क्रेडेंशियल से मुल्क को चलाना चाहते हैं और एक मॉडर्नाइजेशन जो मॉडरेट तरीकाकार से अपने बॉर्डर्स को लेके, रेडिकलाइजेशन जहां भी है वो उसको पनपने नहीं देंगे। तो मजहब के आधार पे ना मुल्क अभी आगे बढ़ते हैं ना चलते हैं, मजहब के आधार पे मुल्क और सोसाइटीज टूटती हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे आप मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट हैं या आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी स्टेटस की सरकार है, आपको एक रणनीति से मुल्क को चलाना है। और मुझे पूरी होप है
कि आने वाले दिन जो हैं वो चैलेंजेस से बड़े हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन जो उनके जो अच्छे सलाहकार हैं, जो अच्छी रणनीति पे बांग्लादेश को देखना चाहते हैं, वो जरूर इन रिश्तों का, इन बातों का ध्यान रखेंगे और मुल्क आगे बढ़े, लोग अमन अमान से रहें और लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी जबरदस्त है इस बार। जैसे सब जानते हैं कि इतनी मेजोरिटी से सरकार बनेगी, चैलेंजेस 4 गुना बढ़ जाते हैं और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, होनी भी चाहिए एक बढ़ते हुए मुल्क के लिए, एक अच्छी संस्कृति के लिए, एक अच्छे जो रख रखाव के लिए। तो मुझे लगता है कि सब चीजें अच्छी होंगी और लेट्स होप होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों को फलता फूलता देखना चाहता है। इसीलिए जब हमारा दिल साफ है अपने पड़ोसियों के लिए, इसीलिए हम भी आगे फलते फूलते जा रहे हैं। और पाकिस्तान आप देख लीजिए, आज भी टूटा, कल भी टूटा। कोशिश तो उसने की कि बांग्लादेश में भी घुस जाऊं और बांग्लादेश का बड़ा भाई बन के वहां अपना ही सब कुछ चलाऊं, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, कौन सच्चा है कौन झूठा है इसको ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, और लोग ही डिसाइड करते हैं अपने मुल्क का फ्यूचर, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। और आप देखिए आने वाले दिनों में कैसा मुस्तकबिल रहेगा बांग्लादेश। बिल्कुल, जनादेश बीएनपी के पक्ष में है और कई चैलेंजेस उनके सामने, जिसका जिक्र हम सभी ने किया है। इसमें रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना और इसके साथ ही अराजकता को खत्म करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसका भरोसा भी तारिक रहमान दे चुके हैं। तो देखना होगा किस तरीके से वो डील करते हैं इन चुनौतियों से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।